दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक लगातार चर्चा में बना हुआ है। पहले तो अच्छे खासी गिरावट और उसके बाद आज शेयर में तकरीबन 5.5% का उछाल देखने को मिला। फिलहाल लेकिन शेयर ये 1.5-2% की तेजी के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है। इसने अभी हाल ही में 606 रुपए का अपना 52 वीक लो टच किया था, जिसके बाद से स्टॉक में तकरीबन 17% तक की सुधार हमें देखने को मिल रही है। 680-83 के आसपास आज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी एनएसई बीएसई पर। लेकिन क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ये सुधार आया है, आरबीआई का इसमें क्या हस्तक्षेप आया इंडसइंड बैंक को लेके, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर चलिए बातचीत करते हैं। और आज इस पूरी डिस्कशन में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर यही रहेगा, इंडसइंड बैंक की अच्छी खासी पिटाई हो गई, लेकिन आज क्या अपडेट आई है इस मामले में? क्या कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, वैसे तो पूरा पिछले हफ्ते का मामला है जिसको मैं आपको एक बार फिर से रिकैप आपके लिए कर दूंगा। लेकिन नया अपडेट इसमें यह आ रहा है कि कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, जो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जिसे हम शुद्ध ब्याज आय कहते हैं, वो इन्होंने इन्फ्लेट करी, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाई है। ऐसा रिपोर्ट्स में निकल के सामने आ रहा है। और पिछली कुछ तिमाहियों यानी बीती कुछ तिमाहियों की अगर आप बात करें तो उसमें ये बोला गया है कि इन्होंने बैंक ने अपनी जो नेट शुद्ध ब्याज आय है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, यानी कि एनआई जो है उसको इन्फ्लेट किया गया है। और चौथी तिमाही के मुनाफे पर बैंक एक बड़ा हिट ले सकता है, ऐसा ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं। और मामला जो है पिछले हफ्ते आपको पता ही है कि इनका जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो है उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर ये वन टाइम हिट ले सकते हैं। और पिछले 7 से 8 साल के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, जो कि इन्होंने एक इंटरनल रिव्यू किया था अक्टूबर 2024 में। और फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स की हेजिंग और FY24 और उससे पहले के जो इन्होंने बोरिंग्स की हैं उसमें कुछ दिक्कतें पाई गई हैं, उन ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं, जिसको लेकर इन्होंने कहा था कि 2.35% इनका जो नेटवर्थ है उसका इंपैक्ट इनको लेना होगा, जो कि करीब रफली 1600 करोड़ रुपए के आसपास है। और वो पूरा जो है Q4 में, यानी कि जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं, जो PNL है यानी कि जो मुनाफा है, उसी के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। अब इस पर जो ब्रोकर्स हैं उनकी रिपोर्ट आई है। खासतौर पे मैंने 2 रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, एक एमके ग्लोबल की और दूसरा मोतीलाल ओसवाल की। एमके ग्लोबल कह रहे हैं कि जो डेरिवेटिव घाटा है वो वन टाइम है, तो मैनेजमेंट की भले ही वो वन टाइम है लेकिन इससे मैनेजमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसको एक बड़ा सेटबैक लगता हुआ दिखा है, बड़ा धक्का लगा है जो मैनेजमेंट के साथ है। मैनेजमेंट को लेकर काफी कुछ विवाद हो चुके हैं सर। हो चुका है, आरबीआई खुद मानता है। देखिए 2 बार ऐसा हो चुका है कि 3 साल के लिए अप्रूवल मांगा एमडी एंड सीईओ के एक्सटेंशन के लिए, जैसे पहले बोर्ड अप्रूवल देता है फिर आरबीआई से मांगा जाता है, लेकिन दोनों बार 1-1 साल का ही एक्सटेंशन दिया गया। तो एमडी एंड सीईओ को लेकर जो भरोसा है आरबीआई का वैसे ही कम है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते एक कॉन कॉल भी करी थी बैंक ने, इन्वेस्टर्स के साथ जो बातचीत करी थी इन्होंने, उसमें भी कहा था, उन्होंने हालांकि हास्यास्पद तरीके से कहा था ये चीज़ कि शायद उनको मेरे पे यकीन ही नहीं है। एमडी एंड सीईओ ने खुद कहा था कि शायद आरबीआई को भरोसा ही नहीं है। और इनफैक्ट उसी चीज़ का ही ये एक्सटेंशन भी है, क्योंकि जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं शायद इस चीज़ का अंदाजा पहले से आरबीआई को था। और उसी के चलते ही उन्होंने एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ है कि एमडी एंड सीईओ का जो एक्सटेंशन है उसको 3 साल की बजाय केवल 1 साल से ही किया है। अब एमके ग्लोबल ये कह रहे हैं कि ये इंटरनल हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं ये इंटरनल होने के बावजूद ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में बांटना सही नहीं है। जो 2 लेग ट्रांजैक्शन मानना इसको वो सही नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि ट्रांजैक्शन के हर हिस्से के लिए अलग स्टैंडर्ड्स, अलग नियम होने से जो मामला है वो और बिगड़ता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत है, और खासतौर पर जिस तरह से इस चीज़ को एड्रेस किया गया है, इस चीज को आगे बढ़ाकर फॉलो अप किया गया है बैंक की ओर से, उसको लेकर भी ब्रोकिंग हाउसेस की ओर से कंसर्न्स रेज किए गए हैं, अपार्ट फ्रॉम कि इन्होंने अपनी जो एनआईए है उसको इन्फ्लेट किया है। अब दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल का यह कहना है कि जो वित्तीय इंपैक्ट है, इसका जो पूरा फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो Q4 के नतीजों में आ जाएगा पूरी तरह से। और बोर्ड की ओर से जो नए सीईओ की चुनाव की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है पूरा, उसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेक्टेशन है। अगर बैंक ऐसा करता है जैसा मोतीलाल ओसवाल मान के चल रहे हैं, तो उनका मानना है कि फिर एक तो निवेशकों की चिंताएं वो दूर होती हुई दिखेंगी, और दूसरा जब भरोसा है निवेशकों का वो भी लौटता हुआ नजर आएगा। तो अगर ये स्पीडन अप करते हैं प्रोसेस, जो सक्सेसर होगा, जो नए एमडी एंड सीईओ का चुनाव इनको करना है, क्योंकि आरबीआई ने 2 बार ऐसा होगा केवल 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया, तो अब इनको नए एमडी एंड सीईओ की तलाश करनी होगी। अब वो विद इन द बैंक हो, बाहर से हो, कोई प्राइवेट कोई एम्प्लॉय हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हो, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनको जो प्रोसेस है
वो कैंडिडेट्स की जो कहते हैं ना कि एक प्रोसेस, उसको शॉर्टलिस्ट करने वाली जो प्रोसेस है उसको इनको स्पीडन अप करना चाहिए, और ऐसी उम्मीद मोतीलाल ओसवाल को है। अगर ऐसा होता है तो फिर निवेशकों की जो चिंताएं वो भी कम होगी, उनका जो भरोसा है वो भी रिस्टोर होने में मदद होती हुई नजर आएगी। जी, तो दो ब्रोकर्स हैं, एमके ग्लोबल और मोतीलाल ओसवाल, जिनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं, जिसके बाद आज स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर हम पिछली बात करें तो जो फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, उसमें 1600 करोड़ का नुकसान होने वाला है, और जो इस तिमाही के नतीजों में उन्हें दिखाई देगा उनकी बुक्स में, जिसकी वजह से ये पूरा मामला भी सामने आया था। स्टॉक की पिटाई भी हुई थी। नहीं, तेजी कुछ और वजह से है, तेजी रिपोर्ट्स की वजह से, लेकिन ये नहीं, जी, तेजी रिपोर्ट्स की वजह से नहीं है। RBI तेजी का कारण आरबीआई है, जो आरबीआई ने आश्वासन दिया है। आरबीआई हाँ। ने क्लियर किया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो पैसे आप में पड़े हुए हैं। तो एक काफी कुछ इंडसइंड बैंक को लेके अपडेट हो रहा है सर। चलिए वो भी जान लेते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है इंडसइंड बैंक को लेके। आरबीआई से पहले कुछ और भी अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। आरबीआई का मैं इसलिए आपको बाद में बता रहा हूं क्योंकि स्टॉक उसकी वजह से रिएक्ट किया है, लेकिन ताजा अपडेट ये है, जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है, जो ब्रोकर्स इस चीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल इंटरनली हुआ है बैंक के अंदर। बैंक ने पिछले हफ्ते बता दिया कि हमने एक रिव्यू किया अक्टूबर 2023 में, आरबीआई के जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक रिव्यू हुआ। उसके लिए एक बाहरी एजेंसी को भी हायर कर लिया गया है, पीडब्ल्यूसी, जो कि हो सकता है 25 के एंड तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। उसके आधार पर Q4 में जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें इम्पैक्ट देखा जाएगा। लेकिन एक अपडेट ये भी आया इसमें साथ में कि जो ICAI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है, उन्होंने सुओ मोटो एक चीज कही है कि वो बैंक के खातों का रिव्यू कर सकते हैं। स्पेशली जो डिस्क्रिपेंसीज की बात इन्होंने करी है, उसके बाद एक तो ICAI उसका रिव्यू हो सकता है, दूसरा NSE और BSE दोनों ने बैंक को शॉर्ट टर्म ASM यानी कि अतिरिक्त सर्विलेंस जो होती है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स जो होते हैं, उसमें डाल दिया। अब उससे होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म ASM में डाल दिया जाता है, उसे शामिल कर लिया जाता है, तो फिर जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो 100% हो जाती है। यानी कि आप मार्जिन लेके ट्रेड नहीं कर सकते, लेवरेज नहीं मिलेगा आपको इंट्राडे ट्रेड्स पे। आपको पूरा पैसा अपफ्रंट देना होगा, पूरा पैसा आपका फंसा हुआ दिखेगा उसमें। और स्पेशली देखा जाए ASM क्यों किसी स्टॉक के ऊपर मेजर्स ये लगाए जाते हैं, एक तो जो स्पेकुलेशन है या फिर जो हेरा फेरी जैसे हम बोलते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हैं, उसको रोकने के लिए, और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके निवेशकों की उनके हितों की रक्षा की जा सके। इस वजह से ये जो एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स हैं वो एक्सचेंजेस की ओर से अप्लाई किए जाते हैं। सेबी का ही इनिशिएटिव है, एक्सचेंजों के साथ मिलकर ये लिया जाता है, ताकि कोई भी शेयर अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाइल्ड मूवमेंट्स आते हैं तो उसको मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए, मार्केट स्टेबिलिटी के लिए, और जो स्पेकुलेशन होती है उसको कम करने के लिए या फिर रोकथाम करने के लिए ये मेजर्स लगाए जाते हैं। अब आता है आपका मेन सवाल कि शेयर क्यों भागता हुआ नजर आया। देखिए, जैसे आपने कहा कि आरबीआई ने सामने आके आश्वासन दिया है निवेशकों को, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेटिव रिपोर्ट चल रही है। ऐसे में क्या होता है ना, बैंकों के बाहर लाइनें लग जाती हैं, लोग ATM से जाके अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं या फिर अन्य तरीकों से भी विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो आरबीआई की ओर से जो आश्वासन आया, खासतौर पे अगर हम देखें तो बीते 25 सालों में बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं, बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब किसी बैंक को लेकर डिपॉजिटर्स को सामने आके आरबीआई ने आश्वासन दिया है। मैं आपको बता दूं, 2003 से लेकर 2025 तक केवल 3 इंस्टेंसेस हैं। पहला ICICI बैंक 2003 में हुआ, 2020 में येस बैंक के साथ हुआ, और 2025 में इंडसइंड बैंक के साथ हुआ। इस दौरान बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि इंसॉल्वेंट होते हुए दिखे, या फिर उनके बोर्ड्स को ही सुपरसीड कर लिया गया आरबीआई की ओर से। आरबीआई सामने आके नहीं बोलता है, सीधा एक्शन लेता है। ये केवल 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब आरबीआई ने सामने आके बोला है कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो स्पेकुलेशन चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान ना दीजिए, बैंक में कोई ऐसी दिक्कत या गड़बड़ी वाली बात नहीं है। और स्पेशली क्यों होता है ये, या किस बिना पर आरबीआई आके बोल पाता है, वो है LOLR, यानी कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एज अ बैंकर टू ऑल द बैंक्स, आरबीआई के पास ये भूमिका निभाने का ऑप्शन है कि वो LOLR एज अ LOLR एक्ट कर सकता है। किस सिचुएशन में? केवल उन बैंकों के लिए जो कि सॉल्वेंट हैं, जिनमें केवल अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, और कोई और उनको आके पैसा देने के लिए रेडी नहीं होता है। ऐसे केसेस में सॉल्वेंट बैंक्स, फिर से ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट बैंक्स जो होते हैं जिनके पास केवल शॉर्ट टर्म के लिए, जो अस्थायी टेम्परेरीली जिनके पास लिक्विडिटी की दिक्कत होती है, उनको आके आरबीआई सामने आके बोलता है कि ठीक है, हम आपको पैसे की जरूरत है, हम आपको पैसे देते हैं। क्योंकि ऐसे मौके पे कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता, कोई आपको आके पैसा नहीं देता, कैपिटल नहीं देता है। ऐसे केसेस में जहां पे जो फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक की वो मजबूत है, जैसा आरबीआई ने कहा भी है कि आप अपना रेमेडियल एक्शन पूरा कर लीजिए Q4 में, यानी कि इसी तिमाही में, जैसा आपने बोला है। लेकिन बैंक के पास
पर्याप्त लिक्विडिटी है। जो LCR है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, वो 113% है और जो बैंकिंग नॉर्म्स हैं, RBI के नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक 100% आपके पास LCR होना चाहिए, उससे ज़्यादा इनके पास वो अवेलेबल है। दिसंबर 2024 तक CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 16.46% है और PCR यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशो 70% पे है। अब आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की बात करें तो उनके लिए 9% का नॉर्म है CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का, बैंक का 16% से ज़्यादा का CAR है और PSU बैंकों की जहाँ तक बात है तो RBI की हिदायत है कि उनके पास 12% CAR होना चाहिए, यानी कि जितना पैसा आप लेंड कर रहे हैं उसके सामने आपके पास कितनी पूंजी पड़ी हुई है उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बोलते हैं। तो इनके पास 9% की रिक्वायरमेंट है जो कि नॉर्म है, नियम है। इनके पास 16.5% के आसपास कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है और PCR भी जहां तक बात है, किसी भी बैंक को हेल्दी बैंक माना जाता है अगर उसका प्रोविजन कवरेज रेशो यानी कि PCR 70% से ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड पे है ये 70.20% पर इनका PCR है, लेकिन ओवरऑल जो नियम है उसके मुताबिक ये खरे उतरते हैं और RBI ने सामने आके कहा है कि इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अभी भी अच्छी संतोषजनक है, डिपॉजिटर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए। तो ये जो RBI की ओर से स्टेटमेंट ये आया है कि आप पैनिक मत कीजिए, आश्वासन दिया गया है जो कि पिछले 22-25 सालों में 2-3 बार ही हुआ है। ICICI बैंक, उससे पहले येस बैंक के साथ हुआ है। ये अपने आप में एक फैक्टर है जिस वजह से आज स्टॉक में हमने एक्शन पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखा। तो जो इन्फ्लेटेड करके या फिर बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने अपनी शुद्ध ब्याज आय दिखाई है, ये ब्रोकर्स की रिपोर्ट में निकल के सामने आ रहा है, लेकिन जो ओवर द वीकेंड RBI ने जो आश्वासन दिया है उस पर आप देखेंगे तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। जी, तो काफ़ी हैवी वर्ड सुन लिए होंगे आपने, LOLR, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, LCR, PCR, कुल मिला के ये समझिए कि CAR कुल मिला के ये समझिए कि RBI ने बोला है कि इनकी जो फिनेंशियल कंडीशन है, जो फिनेंशियल हेल्थ है इंडसइंड बैंक की, वो संतोषजनक है और निवेशकों, सॉरी डिपॉजिटर्स को घबराने की जरूरत नहीं। आप लाइन में लग के अपने पैसे मत निकालिए, आपके पैसे कहीं अभी डूब नहीं रहे हैं। अफवाहें बहुत फैलती हैं ऐसे मौकों पर, और इसके पहले भी हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक्स और इन सारे कई सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है। और RBI कुछ नहीं कहता है ऐसे मौकों पर, आगे सीधा एक्शन होता है जी, जाके बंद कर दिया जाता है, आपको बोल दिया जाता है आप पैसे नहीं निकाल सकते। फिर लोग घबरा जाते हैं। येस बैंक के केस में भी हुआ था, 5,000 की लिमिट तय की गई थी उस समय कि आप 5,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। इस केस में RBI ने कहा है कोई ऐसी घबराने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब चंगा सी। तो आपको भी यही बस ये समझना जरूरी था कि अब क्या अपडेट्स आए हैं और स्टॉक में जिसके बाद से ही RBI ने जब ये बात बोली कि संतोषजनक स्थिति है। वैसे भी अगर हम देखें सर, 1600 करोड़ का इनका डेरिवेटिव्स का इश्यू था, लेकिन स्टॉक काफी ज्यादा पिट गया था, हजारों करोड़ स्टॉक काफी ज्यादा पिट गया था। और दूसरी बात यह है कि आज पता है क्यों ये वीडियो करने का मतलब या फिर हम समझाने का मतलब क्या है। देखिए, जब भी कोई स्टॉक ASM में शामिल किया जाता है, 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात आ जाती है ना, तो यूजुअली ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है, स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो फिर स्टॉक के पॉजिटिवली रिएक्ट करने का क्या मतलब है? जब आपको 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, उसके पीछे है RBI का आश्वासन जी। और अपडेट देना इसलिए जरूरी था कि क्या निकल के सामने आ सकता है, क्या ब्रोकर्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, वो भी बताना बहुत जरूरी, ताकि लोगों को पता रहे, अपडेटेड रहें और कुछ ऐसा एकदम से पैनिक ना हो जब कोई जो एक बाहरी PwC जो बाहरी ऑडिटर है, एजेंसी है, उसकी जब रिपोर्ट आएगी उसमें क्या निकल के सामने आ सकता है उसका भी अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है जी। तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब जो बाहर की संस्था जांच कर रही है PwC, वो क्या रिपोर्ट देती है। एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं ताकि इसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। 100% मार्जिन भी इसलिए लगाए गए हैं ताकि स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो बहुत वॉलेटाइल ना हो और जो रिटेल निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। लेकिन फिलहाल आज की जो तेजी है उसके पीछे का एक रीजन जो सर ने भी बताया, वो सबसे अहम रीजन RBI का आश्वासन है। अब अगर आपको कुछ इसमें कुछ और अपडेट आती है तो वो भी हम आप तक लेकर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल, जो इन्वेस्टर्स के लिए हमारे पास आज कुछ नहीं है, क्या करना चाहिए इस बैंक में? इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, टच मी नॉट, दूर रहिए, ऐसा वो नहीं है। देखिए, ये वीडियो करने का पर्पस इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये डिपॉजिटर्स के लिए है, उनके लिए है जो पैनिक ना कर जाएं या फिर जो अफवाहें फैल रही है ना पूरी, उनको कूल डाउन करने के लिए, उनको एक थोड़ा सा नीचे लाने के लिए कि जो पूरा फ्रॉथ बन रहा है एक तरह से पूरे बैंक को लेकर, वो सेटल डाउन हो जाए, इसके लिए हमने किया है। मेरी आज सुबह भी बात हो रही थी, अब आप इन्वेस्टर्स की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो हम तो इस पर बातचीत करते ही रहते हैं। आज हमारे साथ BNK कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी थे, वो कह रहे थे दूर रहिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल के लिए आप वेट कीजिए। और जब हमने पिछली वीडियो भी की थी तो उसमें अंशुल जैन, BNK कैपिटल और 2-3 लोगों से आपने बात की थी, तो वो सारों ने ही यही बोला था कि आप स्टॉक से फिलहाल दूरी बना के रखिए। तो दोनों पहलुओं को हमने यहाँ पे टच कर लिया है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिलहाल आपको दूरी बना के रखनी है। और कब तक वेट करना है? और कब तक वेट करना है? जब तक
पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट रिपोर्ट ना आ जाए, ओके, जो एक्सटर्नल क्लियर होने दीजिए, हाँ। रिजल्ट्स पे आने दीजिए। पहले तो रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट में पता चलेगा कितना इंपैक्ट उनको अपनी बुक्स में लेना है, फिर उनकी बुक्स में दिखने भी दीजिए, वेट कर लीजिए, रिपोर्ट का भी, नतीजे भी अब अगले रिपोर्ट महीने का से भी, शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स का भी, दोनों चीजों का वेट कर लीजिए। उसके बाद ही इसमें कुछ डिसीजन बनाइए, लेकिन फिलहाल जो डिपॉजिटर्स हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने आश्वासन दिया कि आपके पैसे सुरक्षित हैं। तो ये था पूरा मामला जिसकी वजह से आज इंडसइंड बैंक में बातचीत करनी जरूरी थी। आज उसमें तेजी भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो एक्सटर्नल कमेटी की रिपोर्ट है वो क्या कहती है, और जो ये डेरिवेटिव्स वाला मामला है उससे इनकी बुक्स पर क्या इंपैक्ट आता है, और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा उस रिपोर्ट का भी और इनके फाइनेंशियल Q4 के नतीजों का भी। बाकी हम तो बैठे हैं, आप भी हैं ना? बिल्कुल सर, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, हम बताते रहेंगे जो भी होगा, पहुंचाते रहेंगे जैसे भी जो भी अपडेट्स इस पे आते रहेंगी। थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी इंसाइटफुल बातें बताने के लिए इस बैंक के बारे में। थैंक यू सर। साथ ही दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू है, आपको ये डिस्कशन कैसी लगी, क्या आपके लिए इसमें कुछ इंसाइटफुल है और हम आपको लिए और इंगेजिंग वीडियोस कैसे बना सकते हैं, ये सारी बातें आप हमारे साथ कमेंट में शेयर करिए और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए फॉलो करते रहें मनी9 को।